बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मैं आज चाहता था कि आपके साथ फ़ेस टू फेस मीटिंग कर लूँ यूजिंग गूगल और ज़ूम, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने नस्ट में 2 एग्ज़ाम्स अटेंड की थी एज एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर, और वो यूज़ कर रहे थे क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो उनमें भी प्रॉब्लम्स आए थे और डिस्टर्बेंस रही थी। आज भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ पहले से कांटेक्ट किया ताकि क्लास के दौरान कोई बेहतर सिस्टम हो। अनफॉर्चुनेटली फिर भी वही कैमरे का मसला, वही माइक का मसला, कोई ना कोई मसला आ जाता था। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम इस चीज़ पे फोकस कर लें, पे फोकस कर लें, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। उसी टॉपिक की तरफ आ जाएंगे और मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। एंड आई एम हियर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। ओके, अच्छा, तो टॉपिक हमारा आज का जो है that is related to capital budgeting। और 3 टॉपिक्स तीन टर्म्स मैंने आपसे पूछे थे। उनमें एक था जो पेबैक पीरियड है, दूसरा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा था नेट कैपिटल वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लास में रिलेटेड टू कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। एज एन इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट, आपका जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि एज ए साइंटिस्ट कि कौन सा रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा, किस कंसंट्रेशन पे होगा। उसके लिए आप एरेंगम डायग्राम स्टडी करते हैं, उसके लिए आप मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आयरन ऑक्साइड रिड्यूस करना चाहते हैं विद कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन मोनोक्साइड का क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में न जाए। ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन बन जाए, न कि और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, न कि जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाए और आयरन को ऑक्सीडाइज कर लें। ठीक है, जिस तरह ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब हम स्पॉन्ज आयरन रिएक्टर की बात करेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि sometime we need forward direction, sometime we need backward direction, sometime we are adding energy to the system, time we are extracting energy from that system. ठीक है, so that depends upon your application. So but as an investor, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। एज ए स्टूडेंट आपकी सोच ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि हमें मार्क्स मिल जाए, हमें ग्रेड मिल जाए। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट you are interested in grades. Means I will not say that you are interested in grades. I will say most of the students, okay, because मैं जो है ना क्या कहूँ इसको, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक्त ग्रेड से ज़्यादा लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं और इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, लर्निंग एंड देन एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन जो है ये ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड यू आर इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन, तो वहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो एक इन्वेस्टर की राय क्या होती है, उसका ओपिनियन क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं कहूँगा कि इस वक्त आज मेरे पास 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये को मैं इन्वेस्ट कर लूँ और साल बाद जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास जो एसेट्स होंगे क्या वो 1 लाख रुपये होंगे या 1 लाख रुपये से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है।
एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि 1 लाख रुपए मैं खर्च कर लूँ तो मुझे 1 साल बाद क्या मिलेगा, ठीक है। ये मेरी सोच है। अब एक इन्वेस्टर की अगर ये सोच है तो एज एन इंजीनियर तो बंदा कहता है, जिस तरह अगर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्रोमाइट में है, मेरा इंटरेस्ट मिनरल्स में, मेरा इंटरेस्ट सरफेस इंजीनियरिंग में है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे टाइम लगाया है, इन चीज़ों को मैंने लर्न किया है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं तो उसके लिए इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि ये क्रोमाइट है या आयरन है या गोल्ड है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, कौन सा है, ठीक है। उसके लिए ये अहमियत है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 साल बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे, ठीक है। उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इनके सामने 3 प्रोजेक्ट्स रखे जाएं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये जो है ना एनर्जी रिलेटेड है, ये मिनरल्स रिलेटेड है, तो उसमें ये देखेगा कि किस में मेरे लिए प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि कौन सा जो है ज़बरदस्त मतीन का नॉलेज जो है क्रोमाइट में, तो चलें इसके साथ काम कर लेते हैं, नहीं। नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू वर्क विद मी, एवरी इन्वेस्टर इज़ इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर हिज ओन प्रॉफिट, ओके। अब ये है कि इस चीज़ को मैयर किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जिस तरह हम साइंस की बात अगर कर लेते हैं तो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए भी कुछ मैट्रिसेस होते हैं, कुछ मैयरिंग टूल्स होते हैं, जिस तरह इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, साइटेशन हो गया, I10 इंडेक्स हो गया, H इंडेक्स हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म इंडेक्सेस हैं जिससे रिसर्च की वर्थ को, रिसर्च की वैल्यू को, रिसर्च के इम्पोर्टेंस को मैयर किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स की वर्थ है या उसकी इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की टूल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि पता चले कि आज मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, साल बाद उस पैसे का कितना प्रॉफिट हो चुका होगा, कितना बेनिफिट मेरे पास आ चुका होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ़ टूल्स हैं यूज़ किए जाते हैं, लेकिन 3 टर्म्स मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें एक था पेबैक पीरियड, दूसरा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा जो था वो ये था कि नेट कैपिटल वैल्यू, ठीक है। तो हम इन 3 चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे कि पेबैक पीरियड क्या है और नेट कैपिटल वैल्यू क्या चीज़ है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे वो थे रिलेटेड टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे बात करूँगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या चीज़, ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो इट्स ए काइंड ऑफ इंटरेस्ट, इट्स ए काइंड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं आप बैंक से, तो उसकी जो है उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट उस पर होता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए किसी बैंक से आपने लोन लिया है, ठीक है। ये है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इसकी, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास है वो है आपके पास 1 लाख रुपए। यहाँ हमारे पास जो इसका इंटरेस्ट है, से फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट इसका है 10% पे आपने इस लोन को लिया है बैंक से, ठीक है। तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है, यानी 1 साल बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपके पास होगी यही 1 लाख रुपए प्लस जो 10% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। तो वो पहले वाला पैसा है और 10,000 रुपये ये वाले आ गए, ठीक है। तो अब भी आपके पास 1,10,000 रुपये हो गए 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल के बाद आपके पास 1,10,000 रुपये हो गए। तो फ्यूचर वैल्यू जो है इसकी, फ्यूचर वैल्यू जो है आपके पास ये आ गई, कितनी आ गई, ये है 1,10,000 रुपये, ठीक है। यानी आपने स्टार्ट किया था 1 लाख रुपये से, प्रेजेंट वैल्यू जो है इसकी ये है और फ्यूचर वैल्यू आपके पास
जो है ये आ गई, 1,10,000 रुपये आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 2020 में इसकी कीमत जो है 2020 में इसकी जो कीमत है ये है 1,00,000 रुपये, लेकिन 2021 में जो इसकी कीमत हो गई ये 1,10,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है ये है और फ्यूचर वैल्यू इसकी ये है, फ्यूचर वैल्यू ये है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी ये है और फ्यूचर वैल्यू ये है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है 2020 में, ठीक है, तो आपके पास अगर 1,10,000 रुपये होंगे 2021 में, ठीक है, तो ये आपके पास मीन्स के पैसे की सेम पैसा रहा है। मतलब कल का यानी 1 साल बाद का 1,10,000 रुपये और आज का 1,00,000 रुपये ये बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपके पास आपने 2020 में आपके पास जो 1,00,000 रुपये है अगर आप यूज़ करते हैं और 2021 में आप इससे 1,15,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 1,15,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो फिर तो आपका प्रोजेक्ट ठीक है, फिर तो आपका प्रोजेक्ट ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसको कहते हैं कैपिटल वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल वैल्यू। इसको नहीं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉट कैपिटल वैल्यू, रादर कैपिटल कास्ट। ठीक है, इसकी कैपिटल कास्ट जो है वो है 10,000 रुपये। कैपिटल कास्ट जो है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपके पास एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आता है इस 10,000 रुपये से, फिर तो आपका प्रोजेक्ट ठीक है। लेकिन अगर 10,000 रुपये से आपके पास कम आता है, इसका मतलब ये है, इसको क्या कहते हैं कि कैपिटल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ लेस देन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो 10,000 रुपये जो हमने कैलकुलेट किया था, जो हमने बताया था, ये 10,000 रुपये, ये वाले जो 10,000 रुपये ज़्यादा हैं, 1,10,000 रुपये, ये आपके पास 1,00,000 रुपये हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये जो 10,000 रुपीज़ हैं ये दिस इज़ कास्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज़ कास्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ लेस देन कास्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो है ये आपको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल साल बाद आपके पास 1,05,000 रुपये आ जाते हैं, तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि ये पैसे बढ़ गए हैं। पहले आपके पास 1,00,000 रुपये थे, अब आपके पास 1,05,000 रुपये हो गए। 1,05,000 से 1,00,000 रुपये तो 1,05,000 रुपये 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि इसकी का जो नंबर है दैट इज़ मोर देन द प्रीवियस वन, बट एक्चुअली चूँकि इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो 1,10,000 रुपये है और प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 रुपये है, डिफरेंस जो है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। यहाँ जो डिफरेंस है दैट इज़ 5,000 रुपीज़। सो 5,000 रुपीज़ ऑब्वियसली लेस दैन 10,000 रुपीज़। सो cost of capital is more than the cost of capital is more than the internal rate of return. So you will reject that project. You will reject that project. But if internal rate of return is more than cost of capital, ठीक है, आपके पास आ जाते हैं 1,15,000 रुपये से फॉर एग्ज़ाम्पल 1,15,000 रुपये आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो नाउ एक साल बाद आपके पास एक साल से पहले मतलब 2020 में आपके पास 1,00,000 रुपये थे, 2021 में आपके पास 15,00,000 रुपये 1,15,000 रुपये आ गए। ठीक है, जबकि कास्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10,000 रुपीज़, कास्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10,000 रुपीज़, लेकिन आपके पास जो प्रॉफिट आया है दैट इज़ 15,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बेहतर है, ये आप कर सकते हैं। यू कैन एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट, यू कैन एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके पास पैसा आया है वो ज़्यादा है देन दी कास्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब आपके पास फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो, जब आपके पास फ्यूचर में जो आपके पास रकम है, जो मनी है, यू हैव मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू and the difference is more than internal rate of return, the difference is more than rate of return, then you will the difference, that is the internal rate of return is more than the cost of capital, then you will accept that project। ठीक है, पहली बात यह है कि आपने प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये आपको पता चला कि प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट कब करना है, जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो कास्ट ऑफ कैपिटल से। और कास्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताया है कि ये है, आपने बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए, आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 10,000 रुपये। ठीक है, तो 1 साल बाद उसकी कीमत जो है, मतलब ये है कि आपने 1 लाख रुपये 2020 में लिए हैं, इस पर आप से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं दैट इज़ 10%, जो मैंने डिस्कस किया, तो आपके पास 1 साल बाद इसकी वैल्यू 1,10,000 रुपये होगी। इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, 1 साल में जो इसका डिफरेंस है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास जो है वो आपके पास आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर आपके पास, यानी 2021 में आपके पास 1,05,000 रुपये आ गए हैं, तो डिफरेंस जो है 5,000 रुपये है, और 5,000 रुपये जो है 10,000 से कम है। इस वजह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कास्ट जो है 10,000 रुपये है, और जो आपके पास बेनिफिट बाज़ाहिर आ रहा है दैट इज़ 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ इज़ लेस दैन 10,000 रुपीज़, देयरफॉर यू विल चेक दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 5,000 रुपीज़ आया है, तो कास्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो 5,000 रुपये जो है कम है 10,000 रुपये से, इस वजह से आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करें, ठीक है, अगर आपके पास जो है नेक्स्ट ईयर आपने पैसा जो कमाया है उसकी 1,15,000 रुपये है, 1,15,000 रुपये, और आपके पास जो डिफरेंट कास्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ 15,000 रुपये इज़ मोर देन 10,000 रुपीज़, देयरफॉर यू विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ अनदर थिंग, आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक आईटी सेक्टर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक आपके पास एनर्जी सेक्टर का प्रोजेक्ट है, एक आपके पास मिनरल रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, दिस इज़ प्रोजेक्ट 1, दिस इज़ प्रोजेक्ट 2, दिस इज़ प्रोजेक्ट 3। ठीक है, सो यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास आता है 50,000 रुपये, या से फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 रुपये आ जाते हैं। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 रुपये आ जाते हैं। एनर्जी सेक्टर में हमारे पास 20,000 रुपये आ जाते हैं। ठीक है, और मिनरल सेक्टर में हमारे पास आ जाते हैं 30,000 रुपये। ठीक है, मैं मिनरल सेक्टर को इसलिए ज़्यादा कहूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें है। ठीक है, तो बहरहाल इसको अगर हम कर लें, आईटी में हमारे पास 15,000 रुपये आते हैं, और एनर्जी में हमारे पास 20,000 रुपये आते हैं, और मिनरल सेक्टर में हमारे पास 30,000 रुपीज़ आ जाते हैं। तो अब तीनों प्रोजेक्ट जो है जिनका कैपिटल कास्ट है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपीज़ उसका कैपिटल कास्ट है, लेकिन आईटी में आपके पास 15,000 रुपये आते हैं, एनर्जी में आपके पास 20,000 रुपये आते हैं, और मिनरल्स में आपके पास जो आते हैं वो 30,000 रुपये हैं। तो अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिनरल सेक्टर में ज़्यादा है, इस वजह से आप मिनरल सेक्टर में जो है मिनरल सेक्टर में एक्सट्रैक्टर मेटलर्जी में जो भी प्रोजेक्ट है जिसका आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, उसमें आपके लिए जो अट्रैक्शन है उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एज एन इंजीनियर तो आप इस चीज़ को देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सूट करता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपका जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस में ज़्यादा है, तो उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और जिसमें कम है तो उसको आप रिजेक्ट कर लेंगे। अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो किस तरह करते हैं उसको भी थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं इस वक्त एज्यूम करता हूँ कि आपको पता है, अदरवाइज़ फिर आगे नहीं जा सकेंगे। अब हमारे पास है प्रेजेंट
प्रेजेंट वैल्यू जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ये हमारे पास है, प्रेजेंट वैल्यू जो कि 1 लाख रुपए है और ये हमने किसी जगह से लोन लिया है, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू जो इंटरेस्ट रेट के बेस पे आपको ने कैलकुलेट किया है, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1, दिस इज 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n, ठीक है। दिस इज 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, और दिस इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n। यहाँ हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू तो दिया गया है कि इतना है, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमारे पास है 10%, ठीक है।